चलिए त्वरित गति से संबंधित दो प्रश्न हल करते हैं। त्वरित गति का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, उससे संबंधित दो प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक चीता विराम की अवस्था से गति करना शुरू करता है और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 250 मीटर तक जाता है। चीता द्वारा इस दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि यह चीता है जो अभी विराम अवस्था में है। इसके बाद यह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 250 मीटर की दूरी तय करता है। अब हमें ज्ञात करना है कि इस दूरी को तय करने में चीते को कितना समय लगा। ठीक है, अब यहाँ समय ज्ञात करने के लिए क्या हम चाल बराबर दूरी बटा समय इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ हम इस सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें चीते की चाल नहीं दी गई है बल्कि त्वरण दिया गया है, जिसका मतलब है कि चीते की गति निरंतर बढ़ रही है, उसकी गति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम इस सूत्र का उपयोग तभी कर सकते हैं जब चीता एक समान गति से आगे बढ़ रहा हो, यानी उसकी चाल दी गई हो। तो फिर हम समय कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम देख सकते हैं यहाँ हमें त्वरण दिया गया है, और जब हमें त्वरण ज्ञात हो तब समय ज्ञात करने के लिए हम गति के इन तीन समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन है, t समय है और s विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इनमें से कौन कौन से मान दिए गए हैं, और फिर हम देखेंगे कि समय ज्ञात करने के लिए हम इन मानों को इनमें से किस सूत्र में रख सकते हैं। तो हमें दिया गया है कि चीता पहले विराम की अवस्था में था। इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग यानी कि u ये 0 होगा। इसके बाद हमें त्वरण यानी कि a का मान दिया गया है जो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ध्यान रहे कि त्वरण ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, इसका मान ये दोनों हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक। लेकिन यहाँ चीते की गति बढ़ रही है, इसलिए त्वरण का मान धनात्मक होगा। यदि गति घट रही होती तब हम त्वरण का मान ऋणात्मक लेते। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पर विस्थापन दिया गया है जो 250 मीटर है। ये s का मान हो गया 250 मीटर, और हमें समय ज्ञात करना है, t का मान ज्ञात करना है। अब क्या आप बता सकते हैं कि समय ज्ञात करने के लिए इन मानों को हम इन तीन सूत्रों में से किस में रख सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो यदि हम पहले समीकरण को देखें तो इसमें अंतिम वेग यानी कि v का मान हमें नहीं दिया गया है, इसलिए समय यानी t का मान ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरह समय ज्ञात करने के लिए हम इस तीसरे सूत्र का उपयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी अंतिम वेग यानी कि v है जिसका मान हमें नहीं दिया गया है। अब यदि हम दूसरे सूत्र को देखें तो हमें विस्थापन यानी कि s का मान ज्ञात है, प्रारंभिक वेग u का मान भी ज्ञात है और त्वरण a भी ज्ञात है, इसलिए इस सूत्र से हम समय यानी कि t ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इन मानों को इस सूत्र में रखते हैं। विस्थापन s 250 मीटर है बराबर, यहाँ प्रारंभिक वेग u 0 है, इसलिए u गुणा t इसका मान 0 होगा, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं, प्लस 1/2 गुणा a जो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है गुणा t स्क्वायर। अब यदि इस समीकरण का सरलीकरण करें, इसे आगे हल करें, तो हमें t स्क्वायर का मान 100 सेकंड का वर्ग ये मिलता है। यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं और इससे t का मान 10 सेकंड मिलता है। तो यही हमारा उत्तर है। इसका मतलब चीते को 250 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लगा। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही एक ट्रेन ब्रेक लगाती है और 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से धीमी होती जाती है। रुकने से पहले यह कितनी दूरी तय करेगी? क्यों ना वीडियो को रोककर पहले आप स्वयं इसे हल करने का प्रयास करें। यह पहले प्रश्न के समान ही लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि यह ट्रेन है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से धीमी होती जाती है। चूंकि ट्रेन धीमी हो रही है इसलिए त्वरण ऋणात्मक होगा, इसे हम ऋण के चिन्ह के साथ लिखेंगे। हम जानते हैं कि जब गति घटती है तब त्वरण का मान ऋणात्मक लिया जाता है।
चूंकि ट्रेन एक समान त्वरण से धीमी होती जा रही है, इसलिए कुछ दूरी तय करने के बाद यह रुक जाती है और हमें ज्ञात करना है कि रुकने से पहले इसने कितनी दूरी तय की। इसका मतलब हमें यह दूरी ज्ञात करना है, जो कि हमारे लिए ट्रेन का विस्थापन यानी कि एस है। तो एस का मान ज्ञात करने के लिए भी हम गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन से मान दिए गए हैं और एस का मान ज्ञात करने के लिए इनमें से किस सूत्र का उपयोग हम कर सकते हैं। तो हमें दिया गया है कि ट्रेन का प्रारंभिक वेग यानी कि u 20 मीटर प्रति सेकंड है। इसके साथ हमें त्वरण यानी कि a भी दिया गया है, जो ऋण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। चूँकि ट्रेन धीमी हो रही है इसलिए इसका मान ऋणात्मक है। इसके अलावा हमें ट्रेन का अंतिम वेग ज्ञात है। कैसे? हम जानते हैं कि कुछ दूरी तय करने के बाद ट्रेन रुक जाती है, यानी कि इसका अंतिम वेग यानी कि v का मान 0 होगा और हमें विस्थापन यानी s ज्ञात करना है। अब क्या आप बता सकते हैं कि s का मान ज्ञात करने के लिए इन दिए गए मानों को हम इन 3 सूत्रों में से किस में रख सकते हैं? आइए देखते हैं। तो हम पहले सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें s नहीं है और हमें s का ही मान ज्ञात करना है। इसमें s नहीं है इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार दूसरे सूत्र में हालांकि यहाँ पर s है लेकिन इसमें t भी है, यानी कि हमें 2 अज्ञात राशियाँ यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए हम इस सूत्र का भी उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर t हमें ज्ञात नहीं है। अब यदि तीसरे सूत्र को देखें तो हमें प्रारंभिक वेग u का मान ज्ञात है, त्वरण a का मान ज्ञात है और अंतिम वेग v भी ज्ञात है। इसका मतलब इस सूत्र से हम विस्थापन s का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इन मानों को इस सूत्र में रखते हैं। अंतिम वेग v 0 है इसलिए v का वर्ग भी 0 होगा, बराबर u का वर्ग। तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 गुणा a जो ऋण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है गुणा s। अब यदि आप इस समीकरण का सरलीकरण करेंगे तो आपको s का मान 25 मीटर मिलेगा। इसका मतलब ट्रेन रुकने से पहले 25 मीटर की दूरी तय करेगी। यहाँ मैंने समय बचाने के लिए आपको सीधे इस समीकरण का हल बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस समीकरण को पूरा हल करें और जब आप इसे पूरा हल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको भी यही उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब ट्रेन रुकने से पहले 25 मीटर की दूरी तय करेगी।